हाँ प्रिय बच्चों, अभी आपने एक सफल ट्रांसलेशन करने के लिए कुछ मैंने आपको सूत्र बताया, फार्मूला बताया। आइए हम आपको ट्रांसलेशन पार्ट 1 में प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस के विषय में चर्चा करते हैं। देखें, अक्सर बच्चों से प्रेजेंट इंडेफिनिट के विषय में पूछा जाता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसे कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं जिस हिंदी वाक्य में ता है, पी है, ते है, आए, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अरे यार, वो तो कहते नहीं है, वो तो होता है। मेरा सवाल है, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्या? देखें बच्चे, प्रेजेंट माने होता है वर्तमान, एंड डेफिनिट माने होता है अनिश्चित। तो वर्तमान अनिश्चित इसकी हिंदी निकली, तो मैंने इसमें बोर्ड में लिखा है कि वाक्य में वर्तमान समय में कार्य का होना मौजूद है, ठीक, परंतु वाक्य की क्रिया से अनिश्चितता हो, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो वाक्य में वर्तमान समय में कार्य का होना मालूम हो, कार्य कोई आपको जानकारी नहीं, लेकिन क्रिया से कार्य की अनिश्चितता बनी रहे, तो इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां आ जाए, राम एक पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। तो राम के पत्र लिखने का कार्य तो हमको मालूम हो रहा है कि हाँ वह लिखने का कार्य कर रहा है, वर्तमान समय में वो राम लिखने का कार्य कर रहा है, हमें मालूम है। लेकिन वो उसके समय वो कब लिखता है, कब नहीं लिख रहा है, ऐसा हमें नहीं मालूम है। तो शायद आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की परिभाषा आपको समझ में आई। देखें, अब हम आपको बताने जा रहे हैं, पहचान बताने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, कैसे जानेंगे। तो जिस हिंदी वाक्य की मुख्य क्रिया में ता है, ती है, ते है, आए, वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव होता है। वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव होता है। जैसे राम एक पत्र लिखता है, तो लिखना यहाँ आपकी क्रिया है, ये लिखना आपकी क्रिया है, तो यहाँ ता है आया है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव है। तो शायद आपको पहचान समझ में आई। अब हम आपको कुछ खास मुद्दा बताने जा रहे हैं जो कि अध्यापक साथी पढ़ा देते हैं, क्लेरिफिकेशन नहीं करते हैं, बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। तो आज इस चैनल के माध्यम से हम आपका कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। बच्चे ध्यान दें, इसमें लिखा गया है कि जितनी भी मुख्य क्रियाएं होती हैं वो हमेशा प्लूरल में, वो हमेशा बहुवचन में होती हैं। जितनी भी मुख्य क्रियाएं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, जैसे हम समझा रहा हूं, राइट, प्ले, गो, ईटीसी, ध्यान दें। तो जितनी भी मुख्य क्रियाएं होती हैं वो ऑलरेडी प्लूरल में होती है, वो हमेशा बहुवचन में होवे करती है। जैसे राइट, प्ले, गो, ईटीसी। तो बच्चे कहते हैं ये राइट में एस या प्ले में नहीं लगाया, तो उसको क्या कहते देते हैं, राइट देखते हैं, कहते हैं ये तो यार क्या कहते हैं, सिंगुलर है, प्ले सिंगुलर है, गो सिंगुलर है। नहीं बच्चों, तो दरअसल आपको ये बताया जा रहा है कि जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो हमेशा प्लूरल में होती है। तो आपके सामने जो ये राइट लिखा है, प्ले लिखा है, गो लिखा है, ये सिंगुलर है, ये बहुवचन है, ठीक। ये पहला पॉइंट आपको डन हुआ। इनमें यस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता, ठीक। अब हम इसको देखें, ये क्रियाएं आपकी प्लूरल है, ये पी एल यू आर ए एल, ये प्लूरल है,
मैंने देखा राइट्स प्लेस और गोज। अब ये आपका सिंगुलर हो गया, ये आपका क्या हो गया सिंगुलर। ध्यान दें बच्चे, देखिए तो इनमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। तो ये राइट्स आपका सिंगुलर हो गया, प्ले का प्ले सिंगुलर हो गया, गो का गो सिंगुलर हो गया। और जब विद्यार्थियों से पूछा जाता है तो जरा सा वो हड़बड़ा देते हैं कि देखते हैं कि राइट में ईएस लगा है तो ये इसको क्या कहते हैं प्लूरल बता देते हैं। नहीं बच्चों, जब हम क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं तो केवल सिंगुलर बनता है, और जब नाउन में हम एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल बनता है। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो ये दो पॉइंट आपको समझ में आया। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं खास मुद्दा, ध्यान देंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। दरअसल आजकल मैचिंग का जमाना है, लोग मैचिंग कलर ज्यादा पसंद करते हैं यार। हाँ, अरे तो वही है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जब हमारा कर्ता एक वचन का होगा तो क्रिया भी हमारी एक वचन की होनी चाहिए, मैन होना चाहिए, मैच होने चाहिए। इसमें लिखा है मैंने कि ही, सी, इट और ने ये सब्जेक्ट होते हैं, ये प्रोनाउन है। तो ये क्या होते हैं, ये सिंगुलर होते हैं, ठीक। और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, यदि सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, वर्ब भी बहुवचन होना चाहिए। जैसे यहां आई को मैंने बताया कि हम आई के विषय में, आई के विषय में हम अगले वीडियो में आपको अच्छी जानकारी देंगे, क्योंकि आई सिंगुलर है, ठीक है। आई का प्लूरल भी होता है, इसकी जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे। तो आई, यू, वी और दे ये हम प्लूरल में मानते हैं, तो इनके साथ वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। तो शायद आपको ये वीडियो समझ में आया। फिर से हम आपको दोहरा रहे हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो हमेशा प्लूरल में होती है। जैसे राइट, प्ले, गो ये प्लूरल है, इनमें एस या ईएस लगाकर सिंगुलर बनाया जाता है। जैसे राइट्स, प्लेस, गोज, etc। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, जैसे ही, सी, इट और नेम। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, जैसे आई, यू, वी और दे, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें आप, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या है प्रेजेंट लिखने में। तो पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस वर्ब, ये मैंने क्वेश्चन दिया सब्जेक्ट के अनुसार, ध्यान देंगे। और सब्जेक्ट के अनुसार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य या अदर, ध्यान देंगे। ये मेरा अफर्मेटिव का एक जनरल सा, एक हल्का सा फार्मूला हुआ, ठीक। जब हम अनुवाद बनाएंगे तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का पहला रूप सब्जेक्ट के अनुसार, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अन्य लिखेंगे। जैसे पहले आप बिल्कुल इजी से आगे एकदम सरल तरीके से पढ़ें। जैसे अगर हमें कहें वो एक पत्र लिखती है, ध्यान दें, वह एक पत्र लिखती है, ठीक। वे बगीचे में टहलते हैं, आए देखें। अब इसका हमें ट्रांसलेशन करना है, बच्चे ध्यान दें। वह एक पत्र लिखती है, तो अब हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे।
अरे भाई सब्जेक्ट कैसे निकालें? ठीक है, जब हम क्रिया में वर्ब में कौन का प्रश्न करेंगे तब हमें सब्जेक्ट कर जाएगा। वह एक पद लिखती, कौन लिखती है? वह लिखती है। वह आपका क्या हो गया है? यह आपका सब्जेक्ट हो गया और ये सब्जेक्ट हो गया जैसा कि आपने इसके पहले पढ़ा। और ये सब्जेक्ट क्या है आपका? ये सिंगुलर है। ये सब्जेक्ट आपका क्या है? सिंगुलर है। ठीक, तो वह एक पद लिखती है तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसलिए मैंने लिखा है हाँ, इसका ट्रांसलेशन बना। ठीक, ये लिखा मैंने, सी लिखा। ठीक, ये हमारा डन हुआ, सी हमारा सिंगुलर हुआ। अब हम वर्ब लेंगे, वर्ब लिखा है लिखना, लिखने का विधि होती राइट, तो ये लिखा मैंने सी राइट। अब ये बच्चों हमारा गलत है। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस सिंगुलर है, तो राइट को भी हमको सिंगुलर करना है। तो सिंगुलर करने के लिए हमें क्या लगाना है? यस। तो यह मैंने लगा दिया यस। तो ये सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया और वर्ब भी सिंगुलर हो गया। ठीक है, रूल ऑफ एसएस एंड पीपी, जिसको कहते हैं यस एस एंड पीपी। एस एस पीपी का मतलब हुआ यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। पीपी का मतलब हुआ यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, सी राइट्स। ठीक, अब पत्र किस पे लिखती है? कर्ता का के व्यापार का जिस पर असर पड़ता है, क्रिया के व्यापार का जिस पर असर पड़ता है, क्रिया के व्यापार का जिस पर असर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो वो सी किस पे लिख रही है? क्या लिख रही है? तो पत्र लिखती है। तो पत्र पर ये व्यापार पड़ रहा, असर पड़ रहा है, तो पत्र आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सी राइट्स, हम ये लगा सकते हैं सी राइट्स अ लेटर। ठीक, आपको ये समझ में आया? वे बगीचे में टहलते हैं, ध्यान दें, वे बगीचे में टहलते हैं, इसका ट्रांसलेशन हमें करना है। तो पहले आते हैं हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या हुआ? दे, जैसा कि आप जानते हैं दे क्या है आपका? पी है। और उसके बाद हमें वर्ब लेना है, तो वर्ब क्या है? टहलना। तो टहलने का विधि होती वॉक। ठीक, तो ये भी पी हुआ और ये भी पी हुआ, ये भी सब्जेक्ट प्लूरल हुआ और वर्ब भी प्लूरल हुआ। अगर हम यस लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसलिए दे वॉक, यहाँ ये में है, एक प्रीपोजिशन लगेगा यहाँ, इन दे वॉक इन द गार्डन, GARDEN। तो ये आपका ट्रांसलेशन करके तैयार हुआ कि दे हमारा प्लूरल है, सब्जेक्ट है, वर्ब भी हमारा प्लूरल हुआ। ठीक, अब इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है और द गार्डन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो शायद आपको अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आ। अब हम इसमें से कुछ खास पॉइंट बता रहे हैं, कुछ विशेष बातें बता रहे हैं जो कि बच्चों को जानकारी नहीं होती है। अब हम अरेंजिंग के विषय बताएंगे कैसे क्या होता है, ध्यान देंगे। हेलो, क्योंकि 9th और 10th में एक पहला सवाल आता है, रीऑर्डरिंग का सवाल आता है कि इसको हम व्यवस्थित क्रम में कैसे रखें। देखें, हम आपको समझाने जा रहे हैं, बच्चे ध्यान देंगे। पहले पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं। ठीक, यदि हिंदी वाक्य में हमेशा शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी ऑलवेज, हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखें। हेलो बच्चे ध्यान दें, मैंने ये कहा कि यदि हिंदी वाक्य में हमेशा शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी ऑलवेज, हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखें। जैसे वह
हमेशा सच बोलता है, वह हमेशा सच बोलता है। ध्यान देंगे, वह हमेशा सच बोलता है। तो यार मैंने पकड़ बनाई, पकड़ ये बनाई, यहां एक क्रिया है, काम है, कोई प्रेजेंट इंडिफिनेंस है, पकड़ में आ गया। ठीक है, पकड़ में आ गया तो आते हैं यदि हिंदी वाक्य में हमेशा शब्द आ जाए तो देख रहे हैं हमेशा शब्द आ गया, आपको मिल गया, यहां आपको डन हो गया। तो इसके अंग्रेजी ऑलवेज, इसकी अंग्रेजी ऑलवेज होती है, लिखा गया हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखे। ए बच्चों, एक बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, दरअसल ये बाबू जी बोले ना कि अंग्रेजी स्पीक और टेल होती, ध्यान देंगे, सच के लिए हम स्पीक लगाते हैं और झूठ के लिए हम कभी स्पीक नहीं लगाते हैं, टेल लगाते हैं। ध्यान देंगे, ठीक, ध्यान देंगे। बोलने की अंग्रेजी स्पीक भी होती है और टेल भी होती है। तो सच बोलने के लिए हम स्पीक लगाते हैं और झूठ बोलने के लिए टेल लगाते हैं। तो यदि हिंदी वाक्य में हमेशा शब्द आ जाए तो इसकी अंग्रेजी ऑलवेज हमेशा सब्जेक्ट के बाद रखें तो बनाते हैं। पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं, तो ये लिखा, मैंने ये लिखा यहां। और अब हमेशा आया है तो ही ऑलवेज करते हैं, ही ऑलवेज। ठीक, आप क्या लिखेंगे, बोलना स्पीक्स, ही ऑलवेज स्पीक्स लिखा और ट्रूथ द लगता है यहां, द ट्रूथ। तो ये आपका ट्रांसलेशन बनके तैयार हुआ कि वह हमेशा सच बोलता है, he always speaks the truth, वह हमेशा सच बोलता है। तो शायद आपको ये पॉइंट समझ में आया। एक पॉइंट और है, बच्चे तो ट्रांसलेशन करते हैं लेकिन वो जनरली गड़बड़ कर जाते हैं। अब उनका गड़बड़ ना हो, क्योंकि राज शिक्षा YouTube चैनल पढ़ा रहा है तो आपको उम्मीद करता है कि अब गड़बड़ नहीं होंगे। देखें, जब बच्चे अपना की अंग्रेजी लिखते हैं, अपना की अंग्रेजी, ध्यान देंगे, अपना की अंग्रेजी लिखते हैं ना तो कहीं बीच लगा देते हैं, कहीं घर लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, अपना की अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट आई रहेगा तो ये लेता है माई, और वी रहेगा तो ये लेगा आवर, और यू रहेगा तो ये लेगा योर, ही रहेगा तो ये लेगा हिज, सी रहेगा ये लेगा हर, और दे रहेगा तो ये लेगा दियर, इट इज। तो अपना की अंग्रेजी प्राय बच्चे गलत कर जाते हैं। जैसे आई रहेगा तो माई लेगा, वी रहेगा तो और लेगा, यू रहेगा तो योर लेगा, ही रहेगा तो हिज लेगा, सी रहेगा तो हर लेगा, दे रहेगा तो देयर लेगा। और इनको प्राय क्रिया के बाद लिखा जाता है, इनको प्राय हम वर्ग के बाद लिखते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, जैसे उदाहरण, मैं अपना पाठ याद करता हूं, ध्यान दें, मैं अपना पाठ याद करता हूं। आइए पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, ये हुआ आई, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। तो ये लिखा मैंने लर्न, ठीक। अब क्या लिखा है, अपना की अंग्रेजी, तो यहां अपना आ गया है। तो जब यहां आई है, देख रहे हैं आई है, तो आई क्या लेगा, माई, इसे लिखा मैंने आई लर्न माई लेसन,
ये आपका ट्रांसलेशन बन के रेडी। आई लर्न माय लेसन, मैं अपना पाठ करता हूं। ठीक, जैसे अरे जैसे मैंने लिखा बॉय, माने क्या हुआ, यहां भी एक ही लड़का है, और गर्ल लिखा मैंने यहां तो एक ही लड़की है सी, तो ही और सी का प्लूरल क्या होता है, दे होता है। इन दोनों का बहुवचन दे होता है। जैसे अगर हम ये कहें लड़कियां अपने घर जाती हैं, अगर हम ये ट्रांसलेशन करें कि लड़कियां अपने विद्यालय जाती हैं, अपने विद्यालय जाती हैं, लड़कियां अपने विद्यालय जाती हैं, इसको ट्रांसलेशन करना है। तो लड़कियां का मीनिंग हो जाएगी द गर्ल्स लिखो, तो ये गर्ल्स बहुवचन है, इसलिए वर्ब भी क्या होगा, बहुवचन, द गर्ल्स गो। अगर हम टू प्रीपोजिशन दे रहे हैं, क्योंकि दिशा के अर्थ में टू का प्रयोग होता है, द गर्ल्स गो टू। अब यार गर्ल्स के तो हम लगाए, क्योंकि बॉय है तो एक है ही, गर्ल है तो सी है, लेकिन जब बॉय हो जाएगा तो दे हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा तो दे हो जाएगा, तो दे का क्या होता है, देयर, इसलिए हम लिखेंगे देयर, THEIR, देयर स्कूल। अब शायद आपको समझ में आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस हम आपको अगले वीडियो में अर्थात पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।